नमस्कार। आज हम लोग संचयन का दूसरा पाठ सपनों के से दिन पढ़ेंगे। सपनों के से दिन सपने जैसे वास्तविकता नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ समय, कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं जो उसे पूरे जीवन प्रभावित करती रहती हैं, आकर्षित करती रहती हैं। हर मनुष्य के जीवन की बाल्यावस्था, बचपन ऐसी होती है जहां हम निश्चिंत रहते हैं, कोई बोझ नहीं है और जो मन में आता है वो करते हैं। लेखक गुरदयाल सिंह कहते हैं कि जब मैं बच्चा छोटा था तो उस समय हम सारे बच्चे सामान्य तरह के थे, खेलने में ज्यादा रुचि रखते थे और बाकी पढ़ाई के लिए न घर से कोई दबाव था और न विद्यालय में दबाव हुआ करता था। सारे बच्चे एक जैसे थे, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, खेलते हर समय खेलते रहना। चोट लग गई कोई बात नहीं, और उस समय परिवार के लोगों का भी हमारी चोट लगने से उनको इलाज करने की याद नहीं आती थी, बल्कि पिटाई करते थे कि ऐसी चोट तुमने क्यों लगाई। ये बाद में समझ में आया कि बच्चों को खेलना क्यों अच्छा लगता है, कि पिटाई होने पर भी चले आते हैं। लेखक के साथ के सारे बच्चे वहीं आसपास के मोहल्ले के थे, लेकिन उनमें ज्यादातर गांव से आकर बसे थे। सबकी आदतें एक जैसी, खेलना, पढ़ाई में रुचि न होना। किसी के माता पिता ने बहुत ज्यादा दबाव नहीं दिया कि तुम्हें स्कूल जाना है। वो लोग कहते भी थे हमें क्या करना है, हमें कौन सा अपने बच्चे को तहसीलदार बनवाना है, बस ज्यादा से ज्यादा घनश्याम दास की दुकान पे जाकर के वहां पर वही खाता लिखा करेंगे, बस मुनीमी का काम ही तो सीखना है। इतना सीख गए, बहुत कुछ हो गया। लेकिन पढ़ाई किस तरह से ये लोग करते थे, ये हमें इस पाठ में हम आगे बढ़ेंगे। सारे बच्चे खेलते थे, एक दूसरे की भाषा बहुत समझ में नहीं आती थी, जो कि राजस्थान हरियाणा के आसपास से थे, लेकिन जब खेलते थे तो जो भी निर्देश दिया जाता था वो सारे बच्चे समझ जाते थे। ये बच्चे, लेखक कहते हैं कि आज भी मुझे याद आता है कि मुझे अपना स्कूल याद आता है, तो मुझे स्कूल से ज्यादा उस पर लगे हुए पौधे याद आते हैं, फूल याद आते हैं जो कितने अच्छे थे। और हम लोग क्या करते थे, फूल तोड़ते थे और कुछ नहीं तो वो फूल खाने लगते थे। अगली क्लास में आ गए तो खुशी मिलती थी कि हम एक क्लास आगे बढ़ गए, लेकिन पुरानी कॉपी किताबें डर लगती थी कि फिर वही होगा। और सबसे ज्यादा डर लगता था उन मास्टर से जो अगली कक्षा में भी वही पढ़ाते थे, क्योंकि पढ़ाने से ज्यादा पिटाई करने में उन सबकी रुचि थी और यही उन्हें पसंद आता। स्कूल में 1-1.5 महीना सत्र के प्रारंभ में पढ़ाई हुई, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां हो गई और ज्यादातर ये लोग अपनी नानी के घर जाते थे। नानी बहुत ख्याल रखती थी, अच्छे से खाना खिलाना, बात करना, और साथ ही साथ नानी अपने पोतों से भी यही कहती थी, इनकी तरह बनो, क्योंकि ये ऐसे अच्छे से बात करते। काम इनका ये था कि लोग खेलते गए, नंगे बदन, नंगे शरीर रेत पर लेटे और वहां से आकर के एक तालाब में छलांग लगा दी, फिर साफ किया, फिर रेत में लेटे, यही काम बार बार करते रहते थे। कभी कभी भैंस के सींग या दुम पकड़कर पानी में पार भी करते थे। इस प्रकार छुट्टियां निकल गई। अब जब स्कूल कम रहा, नजदीक आ रहा है, स्कूल खुलने का समय कम रहा, तो इनको लगता था अब क्या होगा, अब पिटाई होगी। क्योंकि पहले क्या करते थे कि जब छुट्टी शुरू हुई तो इनको लगता था कि मान लीजिए गणित के टीचर ने 200 सवाल दिए, अब मैं रोज 10 सवाल रोज निकालूं तो 20 दिन में पूरा काम कर लूंगा। चलो ठीक है, छुट्टियों का अभी तो बहुत समय बाकी है, और ये खेलना शुरू कर देते। जब इनको लगता कि अब तो करीब करीब 15 दिन रह गए, तो फिर सोचते क्यों नहीं हम एक दिन में सवालों की संख्या ज्यादा कर लेंगे, 10 क्या 15 सवाल निकाल लेंगे, आसानी से काम कर लें। फिर खेलना शुरू हो जाते और धीरे धीरे करते हुए दिन कम होते जाते थे, खेलना बढ़ रहा है, होमवर्क वहीं पड़ा हुआ है, और फिर इनको मुश्किल लगता। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको लगता था क्यों पढ़ाई करें, अच्छा है स्कूल जाएंगे और स्कूल में जाकर टीचर हमारी पिटाई करेगा, तो टीचर के द्वारा पिटना सस्ता सौदा है।
इन बच्चों में एक लड़का था ओमा। ये लोग कहते हैं ओमा जैसा लड़का दूसरा नहीं होगा। उसकी बातें, गालियां, मार पिटाई करने का तरीका, उसकी शक्ल सूरत सबसे अलग थी। लेखक ने कहा ऐसा लगता था जैसे बिल्ली के माथे पर तरबूज रख दिया हो। बड़े सिर में नारियल की सी आंखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा था उसका। और खास बात, वो लड़ाई हाथ पैरों से नहीं करता था, सांड की भांति फुंकारता और झुककर किसी की पेट या छाती में कस के मारता था। लड़के पीड़ा से चिल्लाने लगते थे। इसलिए सिर से टक्कर मारने के कारण उसका नाम रखा गया रेल बुम्बा। इंजन की भांति वो बड़ा भयंकर था। तो हमें ओमा की विशेषताएं भी याद करें। इनका स्कूल छोटा था, करीब 9 कमरे थे, एच की तरह बने हुए थे। दाईं ओर पहला कमरा हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा जी का था। जब भी प्रेयर होती सारे बच्चे लाइन में खड़े होते और उनको देख करके वो प्रसन्न हो जाते। वहीं पर एक और टीचर थे, पीटी टीचर थे, मास्टर प्रीतम चंद। लड़के उनको पीटी टीचर ही कहते थे। उनका काम ये था कि कौन बच्चा लाइन में नहीं है ये उनको देखना है और घुड़की करते थे, डांटते थे, जूतों के नोक से मारते थे। तो ये बच्चों ने खाल खींचने वाला मुहावरा देखा कि पीटी टीचर कैसे बच्चों की खाल खींचते थे। हेडमास्टर साहब विपरीत स्वभाव के थे। 5वीं और 8वीं के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते थे। कभी भी वो किसी को चमड़ी उधेड़ना वाला शब्द तो जानते ही नहीं थे। कभी कभी अगर कोई बच्चे ने गलती की तो लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपत गाल पर मार देते। ऐसा लगता था जैसे भाई भीखे की नमकीन पापड़ी मजेदार लग रही। अब इन कहते हैं कि ऐसी जगह नहीं थी जहां पर हम बड़े खुश होकर जाएं, लेकिन कभी कभी हमें स्कूल में अच्छा लगता था। और वो स्थिति थी जब पीटी टीचर स्काउटिंग का अभ्यास करवाते, नीली पीली झंडियां हाथ में लेकर 1 2 3 गिनते और हम लोग मार्च पास करते थे। एक सी धुली वर्दी पहनते थे, गले में रुमाल लटका हुआ है। और जब हम बढ़िया पीटी करते तो वो हमें मार्च पास्ट अच्छी करते तो वो कहते थे शाबाश, कहते वेल बिगन अगेन 1 2 3 3 2। और उस वक्त ये शाबाशी हमें ऐसी लगती थी मानो हमने कोई मेडल जीत लिया हो। पूरे साल कोई टीचर नोटबुक में गुड लिखता रहे, वो उतनी आनंद खुशी नहीं मिलती थी जो खुशी पीटी टीचर ने एक बार हमें शाबाश बोल दिया। यहाँ ये समझ में आ रहा है हर बच्चे को पिटाई, शारीरिक दंड पसंद नहीं आता, प्रशंसा पसंद आती। तो शिक्षा देने का तरीका मारपीट के बजाय प्यार से समझाना भी हो सकता है। यही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य। अब जब अगली क्लास में हम आते थे तो पुरानी किताबें मिलती। होता क्या था कि हेडमास्टर साहब जी कहीं पढ़ाने जाते थे, वो अमीर लोग थे और उनका लड़का 1 साल आगे था, उसकी किताबें मुझे पुरानी मिल जाती थी। और इसी यही एक बड़ा कारण था कि लेखक कह रहे हैं कि मैंने पढ़ाई शुरू कर दी और लगातार पढ़ते रहे। इनके ननिहाल और इनके दादा के गांव में सबसे ज्यादा यही पढ़े लिखे लोग थे। कह रहे इतना सब कुछ होने के बाद भी कभी भी मुझे अच्छा नहीं लगा, स्कूल जाने का मन नहीं करा। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि वो टीचर हमेशा चमड़ी उधेड़ने को तैयार रहते थे। लेकिन स्कूल जब भी अच्छा लगा स्काउट की वजह से, स्काउट की परेड की वजह से। दूसरे विश्व युद्ध का ये समय था, ये जहां नाभा रियासत में थे, उसके राजा को अंग्रेजों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया था। राजा का बेटा अभी पढ़ रहा था, इसलिए हमारे देसी रियासत में भी अंग्रेजों का ही चलता था। राजा के न रहते हुए अंग्रेज हमारी रियासत के गांव से जबरन भर्ती नहीं कर पाया था। लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब अफसर आते तो वो एक गाना गाते थे, भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे, अठे मिले से टूटे लीतर, उठे मिलेंदे बूट। यहाँ तुम फटे पुराने जूते टूटे फूटे पहनोगे, अगर फौज में चले जाओगे तो तुम्हें बूट पहनने को मिलेंगे। अठे पहन से फटे पुराने, उठे मिलेंगे सूट। यहाँ फटे पुराने कपड़े पहनोगे और फौज में चले जाओगे तो तुम्हें बढ़िया सूट पहनने को मिलेगा, इसलिए आ जाओ। और इन्हीं गानों से प्रेरित होकर कुछ नौजवान भर्ती हो जाते थे। हम लोग भी जब परेड करते थे तो हमें लगता था कि हम फौजी जवान से कम नहीं। ये परेड कराने वाले मास्टर प्रीतम चंद बहुत ही क्रोधी, गुस्सेबाज से दिखते थे। ठेगना कद, दुबला पतला शरीर, तेज बाज जैसी आंखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजे वाले बूट, उनसे डर लगता था। मास्टर प्रीतम चंद से डरना स्वाभाविक था। डरना तो ठीक है, लेकिन
बच्चे उनसे नफरत करते थे, कारण मारपीट। कुछ दिनों में पहले से वो चौथी क्लास को फारसी पढ़ाने लगे। ये लोग उर्दू तो पढ़ते थे लेकिन फारसी इनको नहीं आती थी। एक दिन उन्होंने एक शब्द रूप याद करने को कहा और बोले कल इसी घंटे में हम सुनेंगे। कोशिश की, बार बार याद किया, लेकिन 2 ही 3 लड़के थे जो लगभग आधा शब्द रूप याद कर पाए। और जब नहीं सुना पाए तो मास्टर जी ने सबसे कहा कान पकड़ो। बच्चों ने झुककर कान पकड़े, टांग के पीछे से बाहें निकालकर मुर्गा बनते हुए कान पकड़े और पीटी टीचर ने कहा पीठ ऊंची करो, और धीरे धीरे वो डांट देने, पिटाई देना, पनिशमेंट देने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच में बच्चों की पिटाई हो रही है। जब लेखक का नंबर आया तब तक हेडमास्टर साहब जी अपने ऑफिस में आ चुके थे। वो स्कूल की तरफ आ रहे थे। उन्होंने देखा, पहली बार देखा कि पीटी टीचर किस तरह से बच्चों को डांट रहे हैं, और उन्होंने डांटते हुए रोका और बताया उनको भी इस तरह से बच्चों को पढ़ना नहीं आता। अब शर्मा जी गुस्से में थे और वहीं से अपने दफ्तर में चले गए। इसके बाद कई दिन तक प्रीतम चंद आए नहीं, तो समझ में आया, लोगों का मानना था कि हेडमास्टर साहब जी ने उनको निलंबित करने का आदेश भेज दिया, जो राजधानी नाभा वहां, और वहां के जो शिक्षा विभाग के डायरेक्टर हैं वो जब तक उस पर साइन नहीं करेंगे तब तक अभी निलंबित नहीं किया गया। उसके बाद से पीटी प्रीतम चंद स्कूल नहीं आए, लेकिन बच्चों में इतना खौफ था कि जब भी फारसी का पीरियड स्टार्ट होता ये लोगों को डर लगता रहता, पता नहीं क्या मालूम शायद आज आ जाए। लेकिन जब कोई दूसरे टीचर, मास्टर नौहरिया राम जी या जो हेडमास्टर साहब थे वो खुद आकर फारसी पढ़ाने लगते, तब तक ये लोग इनको शांति नहीं देते। बाद में लोगों ने बताया कि वो तो बाजार में एक दुकान में उनकी छोटी छोटी खिड़कियों वाला एक कमरा इन्होंने किराए पर ले रखा है, वहीं रहते हैं, और वहां पर इन्होंने आराम से पिंजरे में 2-3 तोते पाल रखे, उनको भीगे बादाम खिलाते रहते। कई बार लोगों ने कहा, लेकिन सबसे बड़ा बच्चों को ताजुब लगता था कि जो प्रीतम चंद बिल्ला मार मार कर चमड़ी उधेड़ देते थे वो अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे। हमारी समझ में तब ये बातें नहीं आती थी, बस इन्हें अलौकिक मानते थे। इस पाठ में महत्वपूर्ण बात है, शारीरिक दंड देना है या नहीं देना। शारीरिक दंड देना गलत है। कभी भी बच्चे शिक्षा प्राप्त करें, भय से शिक्षा प्राप्त करें, ये संभव नहीं है। मास्टर प्रीतम चंद का पढ़ाना, उनका तरीका, उनका डांटना गलत है। आज जरूरत है अध्यापकों को कि वो हेडमास्टर साहब की तरह प्यार से समझाएं। गलती हुई तो हल्का सा हाथ चपत लगाते हुए, बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं, ये करें। तो लेखक को आज भी लगता है कि वो मेरे बचपन के जो दिन थे वो किसी सपने से कम नहीं थे। ये पाठ हमें किसी तरह से कहानी की तरह पढ़ना होगा। धन्यवाद।